प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं गणित अध्यापक किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूँ 12वीं कक्षा का बहुत ही मजेदार, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पाठ एक संबंध एवं फलन। अब संबंध एवं फलन बच्चे कहेंगे सब हमने तो 11वीं में भी पढ़ा था। 11वीं में बेटा केवल टेलर देखा था, पिक्चर अभी बाकी है। अब 11वीं क्लास की कुछ कुछ बातें अपने को याद होनी चाहिए। संबंध एवं फलन पढ़ने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि क्रमित युग्म क्या होता है। अब क्रमित युग्म क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक द्विघात समीकरण ली अपन ने, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पर x के दो मान, दो मूल प्राप्त होते हैं। कौन कौन से बेटा? x बराबर 2, x बराबर 3। अब अपन इनको x को लिख सकते हैं 2,3, अर्थात x के दो मान प्राप्त हुए। कौन कौन से? एक तो 2 और एक 3। एक बालक ने कहा कि सर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो 3,2, क्या कोई अंतर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये दोनों एक ही बात है। 2,3 लिखो या 3,2 लिखो, ये थी बीज गणित। अगर मैं इसी बात को निर्देशांक ज्यामिति में देखूं तो निर्देशांक ज्यामिति में मुझे क्या दिखाई देगा बेटा? कि ये देखो आप, ये है अपने पास में x अक्ष, ये है अपने पास में y अक्ष। अब यहाँ पर मैं एक बिंदु लिखता हूं 2,3। आपको याद है बिंदु कैसे लिखते हैं? ये मूल बिंदु है। अब 2,3 लिखना है मुझे, तो मैं इधर जाऊंगा 1 2 और 1 2 3। ये मैंने एक बिंदु लिखा P 2,3। ठीक है। अब मैं दूसरा बिंदु लिखता हूं 3,2। तो यहाँ पर 1 2 3, 1 और 2, ये आ गया बिंदु Q और ये लिखा मैंने 3,2। अब आप कभी इसको देखो और कभी इसको देखो, इन दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। ये क्रमित युग्म है, ये अक्रमित युग्म है। ये क्रमित युग्म है और ये अक्रमित युग्म है। ये क्रमित युग्म क्यों है? क्योंकि इनका क्रम बदलने पर अर्थ बदल जाता है। यहाँ पर क्रम बदलने पर अर्थ नहीं बदलता। तो जब क्रम बदलने पर अर्थ बदल जाए तो उसको क्रमित युग्म कहते हैं, और जब क्रम बदलने पर अर्थ नहीं बदले तो अक्रमित युग्म कहते हैं। अब बात आती है इसको प्रदर्शित करने की। दिखाते कैसे हैं? अपने को कैसे पता चलेगा कि ये क्रमित युग्म है और ये क्रमित युग्म नहीं है? तो क्रमित युग्म को लिखने के लिए सबसे पहले दो अवयव, दो राशियां, दो चर, दो अचर, जो भी गणित में इस्तेमाल होते हैं, अगर दो राशियों को या दो अवयव को छोटे कोष्टक में कॉमा द्वारा पृथक पृथक करके लिखा जाता है तो उन्हें क्रमित युग्म कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? क्रमित युग्म। और जो सबसे बड़ी बात, के क्रमित युग्म ऐसे करके लिखा अपन ने x, y, ये हुआ क्रमित युग्म। ये कौन है बेटा? छोटा कोष्टक। ये कौन है? कॉमा। क्रमित युग्म में प्रथम अवयव जो पहले दिखाई दे, इसको कहते हैं अपन प्रथम अवयव। क्या आ गया था? ठीक है। जो दूसरा नंबर पे दिखाई दे उसको कहते हैं अपन बेटा द्वितीय अवयव। ये क्या है? द्वितीय अवयव। एक है प्रथम अवयव, एक है द्वितीय अवयव। अगर मैं इसको x, y को यहाँ पर y, x लिख दूं
तो ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। क्रमित युग्म की विशेषता है। आई बात समझ में? दूसरी बात, अगर दो क्रमित युग्म समान है, दो क्रमित युग्म समान है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा देखिए आप। जैसे मैंने कहा कि साहब ये दो क्रमित युग्म है x, y, ये बराबर है, समान है, किसके? 3, 2 के। x, y बराबर है 3, 2 के। तो अगर दो क्रमित युग्म समान होते हैं तो इसका तात्पर्य है कि इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। संगत मतलब समान स्थिति वाले अवयव। समान स्थिति का मतलब इसका प्रथम अवयव, इसका भी प्रथम अवयव। x बराबर होगा किसके? 3 के। y बराबर होगा किसके बेटा? 2 के। वेरी सिंपल सी बात। और देखिए, अगर कहीं लिखा आ जाए कि साहब x - 2 y - 3 ये बराबर है 2, 1 और अपने से कहा जा रहा है कि साहब ये दोनों क्रमित युग्म समान हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि x - 2 बराबर है 2 के। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा? 4। y - 3 बराबर है किसके? 1 के। तो यहाँ पर y बराबर भी क्या आ जाएगा बेटा? 4। ये हो गया। तो अपने को ये याद रखना है कि क्रमित युग्म क्या होता है। क्रमित युग्म अगर छोटे कोष्टक के अंदर दो युग्मों को, दो युग्म से मतलब एक जोड़ा, एक अवयव, दो अवयव, दोनों अवयव को मिलके क्या बनता है? अवयवों का युग्म। अगर अवयव के युग्म को कॉमा द्वारा पृथक पृथक करके छोटे कोष्टक में लिखा जाता है तो इसको क्रमित युग्म कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि अगर दो क्रमित युग्म समान हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनके संगत अवयव भी समान होंगे। ये विशेषता है किसकी? क्रमित युग्म की। अब दूसरे नंबर पर अपन बात करते हैं कार्तीय गुणन की। कार्तीय गुणन अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको कार्तीय गुणन समझ में आ गया तो संबंध भी समझ में आ जाएगा। कार्तीय गुणन, अब ये तो नया नाम है कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन से पहले अपन ने कई प्रकार के गुणन देखे हैं। जैसे अपन ने देखा है 3 गुणा 2, देखा ना बेटा? क्या होता है? 6। कहीं अपन ने देखा है a गुणा b, ये भी देखा है अपन ने। यहाँ पर अपन ने देखा है a सदिश बिंदु गुणन b सदिश। अपन ने देखा है a सदिश और सदिश गुणन b सदिश। ये अपने पास में क्या है कि अलग अलग प्रकार के गुणन दे रखे हैं। अब रेने डेस्कार्टेस ने ये बताया कि दो समुच्चयों का भी गुणा हो सकता है। दो समुच्चयों का भी गुणा हो सकता है। समुच्चय, जैसे समुच्चय ए है, ये देखो समुच्चय ए के अंदर अवयव कौन कौन से हैं बेटा? 1, 2, 3। क्या गया? और साहब समुच्चय बी के अंदर अवयव क्या है? a, b। ये हो गया। अब इन दोनों समुच्चयों का जब आप गुणा करोगे तो इसको कहेंगे अपन कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन क्या है बेटा? a कार्तीय गुणन b। आपको बता दूं कि इस कार्तीय गुणन को यहाँ गुणा नहीं कहूंगा कि a क्रॉस b, ठीक है? ऐसे नहीं बोलते। इसको क्या कहेंगे अपन? a कार्तीय गुणन b। ठीक है। अब होता क्या है a कार्तीय गुणन b में कि a के समुच्चय a के जितने भी अवयव हैं, समुच्चय b के जितने भी अवयव हैं, उनके साथ जितने भी संभावित क्रमित युग्म है, उनका जो समुच्चय बनेगा उसको कहेंगे अपन a कार्तीय गुणन b। देखते हैं साहब कैसे। यहां पर समुच्चय a से मैंने एक अवयव लिया 1,
अब ये एक इन दोनों के साथ में क्या क्या क्रमित युग्म बना सकता है। अब यहां देखो आप एक कोमा बी। अब यहां पर बालक कह सकता है कि सर एक भी लिख दो, बी एक भी लिख दो। नहीं, यहां पर यह है कि ए कार्तीय गुणन बी ले रहे हैं, तो जो प्रथम अवयव होगा वो समुच्चय ए का होगा और जो द्वितीय अवयव होगा वो समुच्चय बी का होगा। ठीक है बेटा। अब आते हैं अपन अवयव 2 पर। ये देखो आप, ये आया अपने पास में 2,1 ए और साहब 2,बी। फिर 3 पर देखा अपन ने 3,ए 3,बी। ये हो गया सर। तो यहां पर दिखाई दिया कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का कार्तीय गुणन करने पर अपने को ये प्राप्त हुआ, ये क्रमित युग्मों का एक समुच्चय प्राप्त हुआ। इसको कहते हैं कार्तीय गुणन। इस संबंध में बहुत काम आएगा। तो अपने को कार्तीय गुणन अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। अगर मान लो मैं ये कहता किसी बी कार्तीय गुणन ए करके बताओ बेटा, बी कार्तीय गुणन ए करके बताओ, तो ऐसी स्थिति में क्या होता कि मैं प्रथम अवयव तो रखता समुच्चय बी के और द्वितीय अवयव रखता किसके, समुच्चय ए के। कैसे? जैसे ये ए है, इसका मैं इन तीनों के साथ में क्रमित युग्म बनाऊंगा। तो देखो आप कैसे बनाऊंगा बेटा, 1,1 1,2 1,3। क्या आ गया? फिर मैं इस बी का भी बनाऊंगा साहब, तो ये आ जाएगा B,1 B,2 और B,3। ये हो गया बेटा। आई बात समझ? इसको कहते हैं कार्तीय गुणन। एक और बात समझते हैं, देखो आप एक एग्जांपल और लेते हैं। यहां पर एक समुच्चय लिया अपन ने ए, इसके अंदर अवयव थे A, B, C। या और साहब एक समुच्चय लिया मैंने बी, इसके अंदर अवयव हैं अपने पास में X, Y, Z। ये आ गया। ठीक है बेटा। ए के अंदर कितने अवयव हैं देखो आप, A, B, C। बी के अंदर कितने अवयव हैं, X, Y, Z। इसका मतलब इसमें समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है बेटा, 3। और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी है मेरे लाल, ये भी है 3। अब मैं यहाँ पर ए कार्तीय गुणन बी करने जा रहा हूं, ए कार्तीय गुणन बी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ए पहले है, तो प्रथम अवयव कहां से लेंगे, समुच्चय ए से। प्रथम अवयव कहां से लेना है बेटा, समुच्चय ए से। तो ये देखो आप समुच्चय ए, तो अपने पास में क्या क्रमित युग्म बनेंगे, A,X A,Y और A,Z। ठीक है बेटा। यह है। आप साहब यहाँ पर जब अपन बी की बात करेंगे तो देखना जरा, बी की बात करेंगे तो क्या होगा साहब, बी की बात करने पर अपने पास में ये स्थिति आ जाएगी कि बी का इनके साथ में क्रमित युग्म B,X B,Y और B,Z। ये हो गया। अब सी के साथ में भी करना है साहब, तो देखो आप C,X यहाँ लिख दो ना बेटा, C,X और C,Y और C,Z। ये हो गया। ठीक। अब यहां पर मैं कहूं कि ए कार्तीय गुणन बी में अवयवों की संख्या कितनी है, तो देखो आप बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। ऐसे ही मैंने क्या काम करा, बी कार्तीय गुणन ए निकाल के देखता हूं बेटा, वो क्या निकलेगा देखो आप जरा। अब मेरे को प्रथम अवयव कौन सा लेना है, समुच्चय बी से। प्रथम अवयव कहां से लेना है बेटा, समुच्चय बी से। अब समुच्चय बी से लेना है तो देखो आप, ये आ गया X, A
और साहब x, b और x, c। फिर आ गया y, a और y, b और y, c और साहब z, a और z, b और z, c। ये हो गया बेटा। अब आप यहां ध्यान से देखिए, a क्रॉस b, ओ सॉरी क्रॉस नहीं बोलते, गलत बात, ना वरना ना। a कार्तीय गुणन b और b कार्तीय गुणन a। अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों समान है, एक जैसे हैं, तो क्या लगेगा कि आपको एक जैसे हैं? क्या ये नहीं है ना एक जैसे? तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष ये निकलता है कि a कार्तीय गुणन b बराबर नहीं होता है b कार्तीय गुणन a के। a कार्तीय गुणन b बराबर नहीं होता है किसके? b कार्तीय गुणन a के। पहली बात तो यह है। अच्छा, एक और बात देखते हैं। मैंने कहा कि समुच्चय A में अवयवों की संख्या 3 है और समुच्चय B में भी अवयवों की संख्या 3 है। समुच्चय A में अवयवों की संख्या कितनी है बेटा? 3। और समुच्चय B में अवयवों की संख्या 3। अगर मैं A कार्तीय गुणन B के अंदर अवयवों की संख्या निकालने जाऊं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? देखो आप, कितने आए थे बेटा? 9। इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय A के अवयवों की संख्या और समुच्चय B के अवयवों की संख्या का जब मैंने गुणा किया तो मुझे प्राप्त हो गया 9। सही बात है। अब यहां पर आए अपन B कार्तीय गुणन A। अगर इसकी बात करें तो यहां पर अपने पास में है समुच्चय B के अवयवों की संख्या और समुच्चय A के अवयवों की संख्या। तो ये आ गया अपने पास में फिर 9। ये हो गया, ठीक है। यहां पर देखो आप कि A कार्तीय गुणन B बराबर नहीं होता B कार्तीय गुणन A के, लेकिन A कार्तीय गुणन B में अवयवों की संख्या और B कार्तीय गुणन A में अवयवों की संख्या कैसी होती है बेटा? समान होती है। आई बात समझ में? आगे देखिए, अब अपन पढ़ते हैं संबंध के बारे में। संबंध होने के लिए दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, दो वस्तुओं का होना जरूरी है। संबंध अकेले में नहीं हो सकता। गणित में संबंध होने के लिए दो समुच्चयों का होना जरूरी है। अब समुच्चयों का होना जरूरी है, इसको आप ऐसे समझिए कि अपने पास में है एक समुच्चय A, ये रहा सब समुच्चय A, और ये है अपने पास में एक समुच्चय B। ये हो गया। इस समुच्चय A के अंदर अवयव हैं 1, 2, 3। यहाँ पर अवयव हैं A, B। ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि समुच्चय A से B में संबंध, ये ऐसे टन 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 तीर का निशान है। इसको कहेंगे अपन कि संबंध का नाम भी रखें साहब। नाम क्या होगा संबंध का? आर। संबंध को हमेशा कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अंक से लिखा जाता है, बड़े अक्षर आर। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? ये है साहब आर, और इसको जानते ना आप, दो बिंदियां ऐसे लगाते हैं तो क्या कहते हैं बेटा? इसको अंग्रेजी में कहते हैं सच दैट, और हिंदी में कहते हैं इस प्रकार। यहां से A से B में, इसको अपन कहेंगे संबंध आर इस प्रकार है A से B में, सच दैट। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं कई लोग, आर एक वर्टिकल लाइन करते हैं, इसको भी सच दैट पढ़ते हैं, A से B में। ऐसे भी होता है विलोम संबंध। अब साहब यहां पर एक, ये देखिए आप,
एक का ए से भी संबंध हो सकता है, एक का बी से भी संबंध हो सकता है, दो का ए से भी संबंध हो सकता है, दो का बी से भी संबंध हो सकता है, तीन का ए से भी संबंध हो सकता है, तीन का बी से भी संबंध हो सकता है। ये है। अब यहां पर कार्तीय गुणन काम में आया है। देखो कैसे कि अगर इसको मैं कार्तीय गुणन के रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? देखो आप, ए कार्तीय गुणन बी, ये आ गया। यहां पर लिखा मैंने ए कोमा ए, एक कोमा बी और दो कोमा ए, दो कोमा बी और तीन कोमा ए और तीन कोमा बी। ये ए कार्तीय गुणन बी। मैं क्या काम कर रहा हूं? ए से बी में एक संबंध बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये तो आए सभी संभावित संबंध, लेकिन अपन बात कर रहे हैं कि संबंध होता क्या है, इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। कितने संबंध बनेंगे ये अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये तो पता चले कि संबंध होता क्या है। तो यहां पर मैंने एक संबंध लिखा R1। R1 एक संबंध है, कहां पर? ए से बी में। उसके अंदर ऐसे दे रखा है साहब कि एक कोमा ए, दो कोमा ए और तीन कोमा। एक संबंध लिखा मैंने R2, यहां पर लिखा हुआ है साहब एक कोमा बी और साहब तीन कोमा बी। क्या? अब यहां पर मेरे से पूछा गया कि क्या ये दोनों R1 और R2 संबंध हैं कि नहीं है, और अगर हैं तो क्यों है। तो यहां पर देखिए आप, R1 के अंदर अवयव कौन कौन से हैं? एक, दो, तीन। अब यहां पर देखा मैंने कि एक कोमा ए, ये इस ए कार्टेशियन बी में विद्यमान है कि नहीं है। तो देखो आप, एक कोमा ए ये रहा, दो कोमा ए ये रहा और तीन कोमा ए ये रहा। इसका मतलब ये हुआ कि R1 यानी कि ये वाला संबंध R1 उप समुच्चय है। ये बेटा उप समुच्चय का चिन्ह होता है, याद होगा आपको। उप समुच्चय है किसका? ए कार्तीय गुणन बी का। R1 जो है ये उप समुच्चय है ए कार्तीय गुणन बी का। ठीक बेटा, इसका मतलब यह है कि R1 एक संबंध है। ये कौन है? संबंध है। अब R2 की बात करें। R2 में देखा अपन ने कि इसके अंदर अवयव कौन कौन से हैं? एक कोमा बी, तीन कोमा बी। अच्छा ये बताओ, एक कोमा बी इसमें है क्या? ये रहा, देखो भाई एक कोमा बी। तीन कोमा बी इसमें है क्या? ये रहा, देखो आप तीन कोमा बी। इसका मतलब ये हुआ कि साहब R2 ये भी उप समुच्चय है किसका बेटा? ए कार्तीय गुणन बी का। ये भी क्या है? उप समुच्चय है ए कार्तीय गुणन बी का। आई बात समझ? तो ऐसे तो सारे संबंध होंगे। अब बात करते हैं अपन कि एक संबंध और दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर लिखते हैं अपन, है ना? क्या है बेटा? R3 लिख लेते हैं। R3 एक संबंध लिया अपन ने कि R3, इसके अंदर अवयव लिखे अपन ने दो कोमा बी और साहब तीन कोमा ए और साहब एक कोमा दो, ये लिख दिया था। अब अपन ने देखा कि क्या ये R3 संबंध है। तो R3 में देखा अपन ने दो कोमा बी, इसमें है क्या? ये रहा बेटा दो कोमा बी, इसमें ए कार्तीय गुणन बी में। अच्छा तीन कोमा ए है क्या? ये रहा साहब तीन कोमा ए, ये भी है। अच्छा ये है क्या? ए कोमा दो, अरे
ये तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि R3 उप समुच्चय नहीं है। किसका? ए कार्तीय गुणन बी का। इसका मतलब ये हुआ कि R3 ए से बी में संबंध नहीं है। अब इन तीनों बातों को देखकर अपने क्या बात समझ में आनी चाहिए कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन करने पर जो अवयव प्राप्त होते हैं उनके उप समुच्चय को संबंध कहते हैं। अगर अपन ने दो समुच्चय लिए, उनका कार्तीय गुणन करा और ये प्राप्त हुआ, तो इनके जितने भी संभव उप समुच्चय होंगे वो वास्तव में संबंधों की संख्या होगी। एक बार और समझाते हैं। अगर मान लीजिए एक समुच्चय है अपने पास में ए, यहां लिख दो, और यहां पर लिखा अपन ने कि यह है ए कोमा बी कोमा सी, ये हो गया। और यहां पर एक समुच्चय लिया बी, इसके अंदर अवयव है पी कोमा क्यू। अब पहले इसका कार्तीय गुणन करा तो ये आया ए कार्तीय गुणन बी। ठीक है बेटा। अब यहां पर देखा अपन ने के साहब ए कोमा पी और ए कोमा क्यू, फिर आए अपन बी कोमा पी और बी कोमा क्यू और साहब सी कोमा पी और सी कोमा क्यू, ये हो गया। ठीक है। ए कार्तीय गुणन बी से ये प्राप्त हुआ। अब बात कर रहे हैं अपन संबंधों की, तो इसके अंदर संबंधों की संख्या क्या होगी? तो जितने भी इसके उपसमुच्चय होंगे या जितने भी संभव उपसमुच्चय हैं वो उपसमुच्चयों की संख्या क्या कहलाएगी? संबंधों की संख्या। इतने प्रकार के संबंध बन सकते हैं। अब आपको याद है कि इसके अंदर अपने पास में अवयवों की संख्या कितनी है बेटा? 3। ठीक है। और इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी है? 2। अगर मैं इसको नाम दे दूं m और इसको नाम दे दूं n, तो ए कार्तीय गुणन बी में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी बेटा? उप समुच्चयों की संख्या मेरे लाल कितनी होगी? ये होगी साहब उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर यानी कि 2 की घात m इंटू n, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 6। ये हुई साहब। मतलब संबंध क्या है? संबंध है कि ए से बी में संबंध निकालने के लिए पहले आपको ए कार्तीय गुणन बी निकालना पड़ता है, और जो संबंध अपने से पूछा जाता है उस संबंध के अंदर अपन ये देखते हैं कि क्या ये संबंध इस ए कार्तीय गुणन बी का उपसमुच्चय है कि नहीं है। अगर उपसमुच्चय है तो दिया गया संबंध संबंध है, और अगर उपसमुच्चय नहीं है तो दिया गया संबंध संबंध नहीं है। ठीक है बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एक ए समुच्चय दे रखा है, समुच्चय बी दे रखा है, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या दे रखी है, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या दे रखी है, और आपसे कहा जा रहा है कि साहब इनमें अपने को संबंधों की संख्या बतानी है कि कितने प्रकार के संभव संबंध हो सकते हैं। तो कितने प्रकार के संभव संबंध हो सकते हैं? तो वो हो सकते हैं उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर 2 की पावर m इंटू n, यानी कि 2 की घात m इंटू n। ठीक है बेटा। ये जो उपसमुच्चयों की संख्या है यही किसकी संख्या है? संबंधों की संख्या। इसमें एक बात और डाल देते हैं। कौन सी?
कि अगर आपसे पूछा जाए कि अरिक्त संबंधों की संख्या, अरिक्त संबंधों की संख्या वो कितनी होगी बेटा? अरिक्त का मतलब आपको याद है कि ये जो समुच्चय बना है इसके अंदर एक उप समुच्चय रिक्त समुच्चय भी इसका उप समुच्चय होता है। आपने जब समुच्चय पढ़ा होगा तब बताया होगा कि प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय जरूर होता है। वो कौन? रिक्त उप समुच्चय। रिक्त समुच्चय हर एक में विद्यमान होगा। ऐसे ही जब अरिक्त संबंधों की संख्या की बात करेंगे तो ये तो आए टोटल संबंध। अगर इसमें से मैं एक रिक्त समुच्चय को माइनस कर दूं, ये देखो घटा दिया, तो ये क्या आ गई अपने पास में? अरिक्त संबंधों की संख्या। आई बात समझ में बेटा? कोई भी अपने को संबंध निकालना है तो सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि साहब इसमें ये जो दिया गया संबंध है ये ए कार्तीय गुणा बी का उप समुच्चय है कि नहीं। अगर है तो संबंध है और अगर नहीं है तो संबंध नहीं है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे अपन ने देखा कि साहब एक उदाहरण से समझते हैं। क्या है उदाहरण? कि यदि ए 1 2 3 4 समुच्चय ए में अवयव है कौन कौन से? 1 2 3 4 तथा बी के अंदर अवयव है कौन से? 1 और 2। अब अपने को क्या काम करना है? एक संबंध बताना है। ये दे रखा है अपने को क्वेश्चन कि संबंध किस प्रकार से है कि संबंध का प्रत्येक अवयव ए कोमा बी के रूप में होना चाहिए, पहली चीज। फिर ए बराबर होना चाहिए किसके? बी स्क्वायर के। ए बराबर होना चाहिए किसके? बी स्क्वायर के। और ए जो है प्रथम अवयव जो है समुच्चय ए से होना चाहिए और द्वितीय अवयव कहां से होना चाहिए? समुच्चय बी से होना चाहिए। यहां पर अपन ने क्या देखा कि इस क्वेश्चन को पढ़ना अपने को अच्छे तरीके से आना चाहिए, तभी तो, क्योंकि गणित में 3 ही बातों पर आधारित होती है। पहली बात क्या दे रखा है, दूसरी बात क्या ज्ञात करना है, तीसरी बात कैसे ज्ञात करना है। तो ये अपने को दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? कि एक समुच्चय है ए, एक समुच्चय है बी, इनके बीच में एक संबंध है आर। आर इस प्रकार है कि ए कोमा बी के रूप में लिखा हुआ है, जहां पर ए बराबर है बी स्क्वायर के। ए लिया गया है समुच्चय ए से और बी लिया गया है समुच्चय बी से। अब इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं तो पहले तो मैं आपको समझाता हूं। यहां पर मैंने बनाया साहब समुच्चय ए। देखना आप, यह है समुच्चय ए। समुच्चय ए के अंदर अवयव कौन कौन से हैं बेटा? 1 2 3 4। ठीक है। फिर यहां पर बनाया अपन ने समुच्चय बी। ये रहा समुच्चय बी। अब समुच्चय बी के अंदर अवयव कौन कौन से हैं? 1 2। अपना जो संबंध है उसका नाम क्या है बेटा? आर। ये देखो आप डैन टन टैन तीर का निशान भी लगा दिया। ठीक है, अपनी तो आदत है ना उड़ता तीर लेने की, तो ये देखो आप ये तीर उड़ा दिया पर। अब ये कह रहा है कि ए जो है ये बराबर है बी स्क्वायर के। कई सारी चीजें हो सकती है यहाँ पे और भी कई सारी कि जैसे एक का ये संबंध सारे निकाल देते हैं, लेकिन ए बराबर है बी स्क्वायर के। तो ये देखो आप बी स्क्वायर इसके अवयव करें तो ये क्या है? 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। तो इसका संबंध है इससे। 2 का स्क्वायर क्या है? 4। तो ये देखो आप इसका संबंध है ये। और भी कई संबंध हो सकते हैं 2 का 1 से ऐसे करके, लेकिन इस प्रश्न के मुताबिक ये है। तो यहाँ पर ये आर जो ये कह रहा है कि इसके अंदर जो अवयव मिलेंगे अपने को क्रमित युग्म के रूप में, वो मिलेंगे कौन से? 1 1। ठीक है। और दूसरा कौन सा मिलेगा बेटा? 4 2। ये अपने को इस प्रश्न के मुताबिक दिए गए संबंध को लिख दिया अपन ने। कुछ लोग ऐसे भी लिखेंगे
कि साहब 1R1, ठीक है, ये A है और ये B है, और साहब 4R2 योग है। तो इस क्वेश्चन को जब अपन ने समुच्चय के रूप में लिखा तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर अपने से कहा जाए अवयव के रूप में लिखो तो ऐसे लिख दो, और अगर चित्रण द्वारा समझाना है तो ये लिख दिया अपन ने। तो ये क्या हो गया अपने पास में, एक एग्जाम्पल संबंध का।